हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज ही हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड और इसी तरीके से हम पेपर वन की ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। डेली शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो डेली शाम को आप 8 बजे आ जाया करो और इस तरह की जो क्लासेस चलेंगी उनको आप जरूर अटेंड करिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। सो दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। फर्स्ट वीडियो दैट इज पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दो। 10 दिसंबर लास्ट डेट है अभी फिलहाल के लिए, तो उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म भरने का जो सही तरीका है मैंने आपको समझाया था वीडियो बना करके, तो दोनों ही जो वीडियोस है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अब देखो गाइस, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं और ऑप्शन में ही आंसर छुपा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एजुकेशनल रिसर्च की बात की जा रही है, इसका एम क्या हो सकता है, शैक्षिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व, सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द पपील्स। सो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट यहाँ पर न्यू फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो न्यू फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपकी एजुकेशनल रिसर्च का एम होना चाहिए। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना ही एजुकेशनल रिसर्च का एम होता है। सो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ फिनोमिना। एजुकेशनल रिसर्च अप्लाइज द scientific method for systematic study of educational situations. It seeks to help us solve educational problems, not merely identification of problem and searching for the new fact and principles underlying the process of education. तो ना सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना एम होता है, बल्कि न्यू फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को ढूंढना और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालना भी इसका एम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। किस प्रकार का शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ऑप्शन है एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जीगेट रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो गाइस देखिए, आप थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग हिंदी में भी। सो एथनोग्राफिक नरवंश विज्ञान पद्धति, ऐतिहासिक शोध, व्याख्यात्मक शोध या फिर प्रायोगिक शोध। तो गाइस देखिए, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव को इनकरेज किया जाता है वो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च, नहीं एथनोग्राफिक मेथड भी कह सकते हो आप, ये होता है। अब ये एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में, तो आपको जो वाला क्वेश्चन है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Ethnographic methods are techniques used to collect data and gain knowledge about a social setting and the perspective of its participant। याद रखिए, सोशल सेटिंग की बात की जा रही है। जैसे कोई, अगर आप किसी गांव में जाते हो या किसी एक ऐसे एरिया में जाते हो जो कि बिल्कुल ही मतलब लाइक लोकल एरिया में रह रहा है, तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं उनके रहने का तरीका, बात करने का तरीका, सुबह उठने का, रात को सोने का तरीका बिल्कुल अलग होगा शहरों से, है ना। तो यहाँ पर अगर आप जाके रिसर्च करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या जो है लाइक रोजमर्रा की जो जिंदगी वो कैसे बिताते हैं, तो इसको आप कैसे रिसर्च करोगे इस टॉपिक पे। आप वहां पे जाके रिसर्च करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, है ना। या उनमें से एक पार्टिसिपेंट बन जाओगे, लाइक वहां जाके एक रेंट पे रूम ले लिया, वहां पे रहने लगे, देखा आपने और साथ में उनके साथ कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी किया, तो चीजें आपको और इजीली समझ में आती हैं और आपकी जो रिसर्च है वो इजीली हो जाती है। सो द गोल ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज टू प्रोड्यूस अ नरेटिव अकाउंट ऑफ अ कल्चर एंड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो लोग कैसे रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे घुल मिल के रहते हैं, इस चीज से रिलेटेड जो है आप एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जो अदर हमने रिसर्च देखे वो थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एग्जीजेटिक रिसर्च।
एक्जेजेटिकल मेथड, तो ये क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च तो अच्छे से पता होगा, इनको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं देखा आपने तो वीडियो देख लेना। मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर वीडियो ले रखी है, जिसमें जितने भी तरह के रिसर्च के मेथड्स एंड टाइप्स होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो जितने भी मेथड होते हैं ना रिसर्च के, जो टेक्निक्स होती है, इनको मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे यूजीसी नेट मेंटर जरूर लिखें सर्च करने टाइम पर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज ए रिसर्च कंडक्टेड विद अ साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं और हम उनके बीच में रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है जो कोविड-19 है, या पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके बीच में फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डोज बढ़ाई जाती है, डोज कम की जाती है, इस तरह की चीजें रहती हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि आप हिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हो। सो इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री की बात की जा रही टू रीच इनसाइट्स और कंक्लूजन्स अबाउट पास्ट पर्सन्स और अकरेंस। तो दुनिया कैसे बनी थी, या चांद कैसे बना था, या समुद्र में पानी कैसे आया, इस तरह की जो रिसर्च है ना, ये पास्ट की जो चीजें वो हैं, या माउंट एवरेस्ट कैसे बना, नदियां कैसे बहती हैं, या फिर कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, इस तरह की जो रिसर्च है वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी। एक्जेजेटिकल मेथड की बात करें सो इट इज क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हो ऑफ अ टेक्स्ट, स्पेशली स्क्रिप्चर। जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनकी व्याख्या करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन करना, ये जो है एक्जेजेटिकल रिसर्च में आ जाती है, मेथड भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है hypothesis testing which results into their either affirmation or disaffirmation is the explicit consent in which method of the research। सो यहाँ पर कुछ मेथड गिवन है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, जिसमें आपका एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक आपका होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो अफर्मेशन होता है या तो डिसअफर्मेशन होता है, मतलब या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। तो ये किस तरह की रिसर्च में होता है जो आप ये चीजें करते हो, तो आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड, हिस्टोरिकल मेथड एंड एक्जेजेटिकल मेथड। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, आपको ऑप्शन चूज करना है कि इसमें से कौन से दो पेयर जो है वो राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। तो वैसे देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में की जाती है और एक्स पोस्ट फैक्टर में की जाती है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होता है, और हिस्टोरिकल मेथड में भी हम इस चीज़ पे नहीं बनाते जनरली, और एक्जेजेटिकल तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन होता है जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनका, तो इसमें भी नहीं होता है ये। तो बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है, जो चाहे वो हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर सकता है क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी दैट इज बी एंड सी राइट आंसर है। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जहां पर हम लाइक पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है या पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है, इस तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें एक आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, एक आपकी नल हाइपोथेसिस है, फिर इसको टेस्ट किया जाता है। तो इसमें हाइपोथेसिस बनाई जाती है, अब इसमें टेस्ट लगाए जाते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट लगाए जाते हैं। अब ये टेस्ट क्या है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल वीडियो बना रखी है, 25 मिनट की वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस क्लास को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि टॉपिक आपको इजी लगेगा, और अभी मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को टॉपिक टफ लगता होगा, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको टॉपिक इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, कब लगाए जाते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जाम में इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, ज्यादातर टाइम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर लिखना है आपको यूट्यूब पे, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख के सर्च करना, या लिख देना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। और जैसे मैंने बताया कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, अब आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, और रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट एंड इन्फ्लुएंस सेल्फ स्टीम लेवल्स इन अडल्ट, मतलब जो आपका वेट है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को
क्या अफेक्ट करता है? तो ऐसे में वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी अंडरवेट है उसमें से 50 लोगों को ले लिया, जो जो नॉर्मल वेट में है उनमें से 50 लोगों को ले लिया, और जो ओवरवेट है उसमें से 50 लोगों को ले लिया। फिर इन पे रिसर्च करी, इनसे क्वेश्चंस पूछे, इनको ऑब्जर्व किया कि इनका जो वेट है क्या उनकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस डाउन है या किसी अदर वजह से भी डाउन हो सकता है कॉन्फिडेंस, है ना, इस तरह की जो चीज़ है। तो इसमें जो ओवरवेट है या जो अंडरवेट है ये ऑलरेडी है, पहले से है, इसीलिए एक्सपोस्ट फैक्ट हुआ है, मतलब ऐसा फैक्ट जो कि ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज आफ्टर द फैक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आफ्टर द फैक्ट वाली रिसर्च होती है जिसमें ऑलरेडी चीजें हो चुकी होती हैं, उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हो। तो अब अंडरवेट ऑलरेडी है वो, हम उसको अंडरवेट करवा नहीं रहे, ओवरवेट ऑलरेडी है वो, हम उसको करवा नहीं रहे, अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या सेल्फ स्टीम जो है इस पर असर डालती नहीं डालती ओवरवेट और अंडरवेट का। ऐसे ही एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर क्रैश कर गया तो एरोप्लेन ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, हमने नहीं करवाया, एरोप्लेन के क्रैश कर चुका है, अब हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्या रीजन रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम आई होगी। तो ऑलरेडी फैक्ट हो चुका है, इस पर रिसर्च की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पेनल्टीज फॉर अ फैकल्टी मेंबर फाउंड विद लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60% प्लेजरिज्म इन देयर एकेडमिक पब्लिकेशन। तो ये बोला जा रहा है कि फैकल्टी मेंबर के लिए क्या पेनल्टी है अगर प्लेजरिज्म जो है लेवल 3 का पाया जाता है, तो उस केस में क्या पेनल्टी रहती है, समझ रहे हो। किसी संकाय सदस्य के शैक्षणिक प्रकाशन में केवल लेवल 3 60% से अधिक समानता साहित्यिक चोरी पाए जाने पर क्या दंड दिया जाता है? तो ऑप्शन गिवन है, डिनायल ऑफ 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड नॉट बीइंग अलाउड टू सुपरवाइज न्यू स्टूडेंट्स फॉर 3 years। तो गाइस यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर जो है डिनायल ऑफ 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट्स हो जाएगा। अच्छा, प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। आप किसी के रिसर्च के काम को चोरी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो और उस पर अपना नाम लिख करके आप उसको पब्लिश करना चाहते हो रिसर्च के तौर पे, तो वो चोरी साहित्यिक चोरी कहलाती है, जिसको हम लोग प्लेजरिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ये जो साहित्यिक चोरी होती है वो 4 लेवल होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 0 1 2 3 4, ठीक है। वैसे तो 3 ही लेवल और नाम तो 3 ही है, लेवल 1 2 3, लेकिन अगर हम काउंट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए लेवल 1 2 3 4 करके 4 लेवल बन जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जनरली एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है लेवल 3। अब इस लेवल की बात की जाती है, लेवल 3 का मतलब है इसकी बात की जा रही है, इसकी बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, तो 3 लेवल ये होना चाहिए, लेकिन आपको लेवल 0 से काउंट करने होते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि एग्जाम में जो लेवल की बात की जाएगी वो 0 का मतलब 0 को ध्यान में रख करके की जाएगी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 3 का हमसे पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, जिसमें सिमिलरिटी 60% से ज्यादा होती है। लेवल 2 में सिमिलरिटी होती है 40 से 60% के बीच में, लेवल 1 में होती है 10 से 40% के बीच में, और लेवल 0 जो होता है वो 10% या उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमिलरिटीज हैं उसके लेवल हैं। अब यहाँ पेनल्टीज आप देख सकते हो कि किस लेवल की कौन कौन सी पेनल्टीज है। तो लेवल 0 की जो है वो माइनर सिमिलरिटी पाई जाती है 10% तक, इसमें इसकी कोई पेनल्टी नहीं है, इतना अलाउड होता है, आप इतना कर सकते हो। और 10% से 40% तक की सिमिलरिटी पाई जाएगी तो आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको ठीक करो और 6 महीने के अंदर आप दोबारा से सबमिट करो, हम चेक करेंगे। और अगर 40% से 60% के बीच में पाई जाती है तब फिर दिक्कत है। पेनल्टीज यहाँ से शुरू होती है, लेवल 2 लेवल 3 में पेनल्टी होती है। सो बी रिक्वेस्टेड टू रिट्रैक्ट द मैन्यूस्क्रिप्ट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड एन एनुअल रेज। तो आपके जो फैकल्टी जो सुपरवाइजर है उनका एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल का रुक जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, और वो न्यू मास्टर्स और एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को 2 साल तक जो है वो भी नहीं कर पाएंगे, लाइक सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। और 60% से ज़्यादा हो गया तो उस केस में विड्रॉ तो होगी मैन्यूस्क्रिप्ट, तो कंफर्म है, और यहाँ पर 2 साल तक 2 इयर्स तक इनका एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा, 2 ईयर तक, और वो 3 सालों तक मास्टर एमफिल पीएचडी डिग्री वालों को क्या बोलते हैं सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये है। अब यहाँ पर ये जो पेनल्टीज आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि पेनल्टीज भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जो मैं एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी लास्ट टाइम, तो इसलिए आपको पेनल्टीज भी याद रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजरिज्म इज इन रिसर्च इज, प्लेजरिज्म रिसर्च में क्या मतलब क्या कहलाती है? क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा, क्या ये प्लेजरिज्म है? कॉपीइंग unscrupulously and making use of it,
quoting someone and citing him or her, referring to previous data and working over it with new objectives। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। पिछले डेटा का रचनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना। सो अनस्क्रैपेबली का मतलब था बेईमानी से कॉपी करना, नकल करना किसी की, मतलब उसका नाम बताया नहीं आपने, या तो आप बता देते कि आपने कहाँ से किया है, मतलब उसको क्रेडिट देना चाहिए आपको प्रॉपर अपने थीसिस में। किसी को उद्धृत करना और उसका हवाला देना, पिछले डेटा का संदर्भ देना और नए उद्देश्यों के साथ उस पर काम करना। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है। अब देखो गाइस यहाँ पर कॉपिंग अनस्क्रिप्टली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसमें आपको साफ पता चल रहा है कि कॉपी लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉपी किया जा रहा है किसी काम को बेईमानी से नकल करना, और यही तो आपका साहित्यिक चोरी कहलाती है, कॉपी करना, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको सोचना ही नहीं है। प्रीवियस डेटा को तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपने इस डेटा को कहाँ से लिया है। क्रेडिट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और किसी को कोड करोगे, साइट करोगे, मतलब उसका नाम लेकर के उसका काम बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस डेटा लिया आपने एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स, तो वो भी आपके साहित्यिक चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपका डेटा जो है वो पुराना है, लेकिन आप उसके न्यू ऑब्जेक्टिव के साथ उस पर काम कर रहे हो। बट उस डेटा कहाँ से लिया आपने उसके बारे में आपको सोर्स बताना पड़ेगा, मतलब कहने का क्रेडिट देना पड़ेगा उस चीज का, है ना। तो ये है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो प्लेजरिज्म इज अ मोरल, एथिकल एंड लीगल इशू। इट इज unscrupulously copying from someone else's works and making use of it without their knowledge। तो उसको क्रेडिट दिए बिना किसी का काम चोरी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर किसी काम कॉपी करते हो तो वैसे तो आपको देखा आपने 10% तक अलाउड होता है, लेकिन उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कहाँ से लिया आपने, कौन सा कॉपी किया है, कौन सा पार्ट। तो उसको क्रेडिट दे दोगे तो फिर वो साहित्यिक चोरी फिर नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजरिज्म चेकर। कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें प्लेजरिज्म चेकर है? अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि हमने पीएचडी थीसिस को लिखने में हेल्प करने का आप सभी को बताया था, अपने पुरानी वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, करने का प्लान कर रहा है, पीएचडी करने में दिक्कत आ रही है, थीसिस नहीं लिख पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये कंप्लीटली पेड सर्विसेज है। इसके लिए मेल आईडी लिख लीजिए आप लोग। मेल आईडी है माई PhD, आगे है अर्पित, ARPIT, अर्पित @gmail.com। ठीक है, तो ये मेल आईडी आप लिख लीजिए, myphdarpit@gmail.com। तो थीसिस लिखने में हम हेल्प करेंगे आपकी। हमारे पास 4-5 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो हम लोगों ने मिलकर प्लान किया है हेल्प करने का आप सभी का। तो इसमें से अप्रोक्स 3-4 लोग जो हैं PhD होल्डर हैं और बाकी लोग परसुइंग हैं। तो ये लोग मिलकर के आपकी हेल्प करेंगे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, और ज़्यादातर जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर ये लोग PhD होल्डर हैं प्लस वर्किंग है। तो इस वजह से कॉल पर अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने बोला कि ये मेल करवा लीजिए स्टूडेंट से, तो कोई भी इंक्वायरी होगी तो उसको हम देख लेंगे। तो आप मेल कर सकते हो इसी मेल आईडी पे। आप अगर आप कोई फ्रेंड PhD कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो आप उसको भी इसी मेल आईडी को रेफर कर सकते हैं, आप मेल करवा देंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये जो सर्विसेज हैं ये पेड सर्विस है, मैं बता दूं, और अलग अलग चैप्टर की अलग अलग फीस है। तो आप इसी ईमेल आईडी पे इंक्वायरी कर सकते हैं फीस के रिगार्डिंग भी। तो कोई भी इंक्वायरी करनी है आप मेल आईडी पे मेल करिए, डेफिनेटली वो रिप्लाई करेंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है साउंड 4G है, ग्रामरली है, टर्निटिन है और फास्ट पेंसिल है। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा इसका, जो प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर है टर्निटिन है और काफी फेमस सॉफ्टवेयर है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्निटिन। अब काफी सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में। अब देखो इस क्वेश्चन में ग्रामरली भी गिवन था। अब ग्रामरली ने सर्विस स्टार्ट कर दी है प्लेजरिज्म चेकर की, पहले नहीं हुआ करती थी, और ये क्वेश्चन पहले का है आपके यूजीसी नेट का, तो इस वजह से इसमें इसका ऑप्शन वो नहीं था। लेकिन बता दूं मैं, यूजीसी नेट एग्जाम में भी एक क्वेश्चन के 2 सही आंसर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो प्लेजरिज्म जो है ग्रामरली भी चेक आज के टाइम में चेक हो रहा है, और टर्निटिन तो है ही, काफी फेमस सॉफ्टवेयर टर्निटिन। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे ग्रामरली, कोटेक्स्ट हो गया, कॉपी लीक्स हो गया, स्क्रिबर, यूनिचेक, कॉपीस्केप। अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, तो आप इनको भी एक बार देख ले। इसमें देखो टर्निटिन, ये रहा टर्निटिन है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना, समझ लेना, इस स्लाइड को याद कर लेना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। अच्छा देखो, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए सुपर फास्ट 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्स है। इसकी फीस जो है हमने 1999 रखी थी,
तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक रिवीजन बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आप रिवीजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस ओनली 999 है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन बैच में कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और इसमें 30 डेज वाले क्रैश कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होते हैं, थ्योरी लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो इसकी भी 1999 है। अच्छा, इसमें कंप्लीट कंटेंट जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। और इसके अलावा पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस के भी हमने 30 डेज के स्पेशल क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है मैं बता दूं आपको। ये देखिएगा, ये सुपर फास्ट बैच है, मतलब कंप्लीट कंटेंट आपका मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा। इस तरीके से कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है हमने। तो गाइस करना क्या है, सिंपली आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इजी लैंग्वेज में कंप्लीट कंटेंट समझ में आ जाए आपको, भी मिनिमम टाइम में, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फीस भी हमने बहुत कम रखी हुई है सभी कोर्सेज की, प्लस क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेगा आपको अफोर्डेबल फी पे। इससे कम फीस आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट इस फीस में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सभी कोर्सेज में आप किसी भी कोर्स में एनरोल करिए, रिवीजन बैच को छोड़ के आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो मिनिमम टाइम में काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants, and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.